अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। भारत को पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद होने वाले सीज़ फायर जारी है और सियासी सीज़ फायर समेत इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई की आवाज़ अब PTI कैंप से बुलंद हो रही है। अगर भारत के साथ महाज पर बात की जाए तो सीज़ फायर के बावजूद मामला बदस्तूर गर्म है और नरेंद्र मोदी अपनी इश्तियाल अंगेज तकरीरों में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हुए सीज़ फायर को आर्जी करार दे रहा है और साथ ही ये भी ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर के इशू पर ही बात करेगा। आज यही इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने वाले मोदी ने बिलवास्ता तरीके से 6 मई और फिर 10 मई को पाकिस्तान के हाथों भारत को होने वाली फौजी नुकसान का एतराफ़ कर लिया है और अपनी ताज़ा तरीन ट्वीट में भारतीय फौज का नाम लिए बगैर ये लिख डाला है कि वो लोग जिन्हें अपने स्कोर पर मायूसी है उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक इम्तिहान अब आपकी काबिलियत का अहाता नहीं कर सकता। आपका सफ़र तवील है और आपकी ताकत आपकी मार्क्स शीट से कहीं बढ़कर है। पुरएतमाद रहें और अजीम पेशरफ्त का बेचैनी से इंतजार करें। मोदी के गर्म सर्द होने का किस्सा तो अपनी जगह, मगर इस सारी सूरत हाल में एक सियासी जमात को सीज़ फायर की ज़रूरत इंतहाई शिद्दत के साथ महसूस हो रही है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जेल में कैद पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का जेल से लिखा गया एक ख़त मंजर आम पर आया है कि जिसमें उन्होंने भारत से जंगबंदी के बाद मुल्क के अंदर भी सियासी जंगबंदी करने की अपील कर दी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जोर दिया है कि अंदरूनी सीज़ फायर के बाद फौरी तौर पर मुल्क को दरपेश अहम चैलेंजेस के हवाले से एक नेशनल डायलॉग का एहतमाम किया जाए। पार्टी चेयरमैन गौहर खान ने भी आज सियासी सीज़ फायर का मुतालबा किया है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर दुश्मनों और गैरों के साथ सुलह हो सकती है तो अपनों के साथ भी ये सुलह होनी चाहिए। दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर ने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और अपना ये इस्तीफ़ा पार्टी चेयरमैन गौहर खान को भिजवा दिया है, जो कि आज सुबह तक ये कह रहे थे कि उनको जुनैद अकबर की जगह उमर अयूब को बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद करने के हवाले से इमरान खान की कोई तहरीरी हिदायत या ख़त मौसूल नहीं हुआ। सियासी सीज़ फायर के मुतालबे और जुनैद अकबर के इस्तीफ़े के शोर शराबे में इमरान खान के दोनों बेटों कासिम खान और सुलेमान खान का एक्स पर पहली दफ़ा एक इंटरव्यू भी मंजर आम पर आ गया है, जिसमें उन्होंने इमरान खान को मुसलसल 10 दिन तक जेल के अंदर मुकम्मल अंधेरे में रखे जाने, अपने वालिद के साथ टेलीफोन लाइन अचानक कट जाने और जेल में इमरान खान को जहनी तौर पर तोड़ने के लिए आजमाए जाने वाले मुख्तलिफ हथकंडों का जिक्र तफसील से किया है। भारत के साथ पैदा होने वाली सूरत हाल में कैसे पाक अफवाज को सपोर्ट किया है और सियासी सीज़ फायर के हवाले से PTI की क्या उम्मीदें हैं, इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने एक तवील अरसे के बाद किसी टेलीविज़न प्रोग्राम पर आने का फ़ैसला किया और हमें खुशी है कि वो ग्राउंड ज़ीरो के मेहमान बने। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और चमकते हुए सितारे। हम यहाँ पर इसलिए कहें कि ही इज़ वन ऑफ दोज फेसेस जिन्होंने पार्टी के साथ रहने का फ़ैसला एक तवील अरसे पहले किया था और आज तक तमाम तर सऊबतें काटने के बाद, जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद भी वो पार्टी के साथ वैसे के वैसे ही खड़े रहे। साबिक वफाकी वज़ीर शहरयार आफरीदी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आफरीदी साहब। थैंक यू आफरीदी साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक जंगबंदी की कैफियत आई, उससे पहले थोड़ा सा हम आपको पीछे लेकर जाएंगे। इसी किस्म का सिलसिला आप लोगों की हुकूमत 2019 में भी भारत ने हमला किया और उस वक्त भी एक एस्केलेशन का मामला हुआ था। आपको क्या लगता है उस वक्त भारत को मार ज़्यादा पड़ी थी या इस मरतबा वाकई भारत को बहुत मार पड़ी है, बहुत सुबकी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और अरबहा दुरूद इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। देखिए जी, हमेशा हक़ और सच की जीत होती है और अल्लाह उनको नवाजता है जो हक़ परस्त हों और जिनकी ज़िंदगियाँ अपने लिए वक्फ़ ना हो बल्कि एक मकसद के लिए, और मकसद क्या हो, वो हो इंसानियत, उसकी भलाई, उसके लिए खैर, उनके लिए इज़्ज़त, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना। देखिए जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब बात आती है तो मैं क्या पूरा पाकिस्तान, हर सोच और फ़िक्र एक हो जाते हैं। पहले तो हमने सब कुछ कुर्बान है इस धरती माँ पे, ये बुनियाद है, ये इज़्ज़त है, ये ईमान है। जहाँ तक बात है आपके सवाल की कि जी 2019 में ज़्यादा मार पड़ी या अब पड़ी, देखिए जी, पहली दफ़ा ग्लोबल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने ख़ुद कन्फेस किया आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ 35 एंड 370 फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर के हवाले से। जिस तरीके से ग्लोबल नैरेटिव्स बदले पूरी दुनिया ने देखा, न्यूयॉर्क टाइम्स, यू नेम इट, एंड इट वाज विजिबल अक्रॉस द ग्लोब, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल के हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दूसरी बड़ी मार्केट है, IT हब है सॉफ्टवेयर के हवाले से,
और फिर इंडियंस देखें, इर्रिस्पेक्टिव हमारे डिफरेंसेस, इंडियन जो हैं वो एज ए टीम खेलते हैं, यूनाइटेड हैं, फॉल्ट लाइंस के बावजूद अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, पोलराइज नहीं हैं। हिंदुस्तान ने अभी थ्राइविंग इकॉनमी जिस तरीके से वो आगे चल रहे थे, इस जिंगोइस्टिक मोदी जो बदकिस्मती से एक ऐसी सोच में मुब्तला है जो कि इंसानियत दुश्मन है। अब की बार कि उस वक्त तो हमने सिर्फ चाय शाय पिला दी थी, और मुझे आज भी याद है बैरियर यूनिवर्सिटी में मैं एक इवेंट में इनवाइटेड था, वो रात नहीं गुजर रही थी। अच्छा। और मैंने खान साहब को मैसेज किया, मैंने कहा इमरान भाई वी नीड टू रिस्पॉन्ड। तो उन्होंने कहा कि जी शहरयार वेट। तो मैं यूनिवर्सिटी में था, और यूनिवर्सिटी में जब हमने फिर सुना और मुझे बताया गया, और फिर जब मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, काश वो मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करता, तो आप यकीन करें वन कुड सी के हाउ यूनाइटेड एंड ओवर द मून, अनप्रेसिडेंटेड, वो एक इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट था। इस मुल्क में सबसे बड़ी जो खराबी है बदकिस्मती से कि हम 365 दिन में एक होके नहीं चलते। सैलाब आएगा, जलजला आएगा, या इस तरह कोई वाक़यात होंगे तो कौम जुड़ेगी, फिर इकट्ठे होंगे। तो अब की बार जिस हौसले और सब्र का मुजाहरा किया है, वो छोटे बच्चों की तरह बार बार छेड़खानी करना, कुछ स्पॉयलर्स होते हैं। फिर हिंदुस्तान काफ़ी मुतासिर है अपनी बॉलीवुड मूवी से, तो वो वही सोच रहे थे कि अक्षय कुमार है या कोई और है, कोई ये फिल्मी कोई कैरेक्टर है। लेकिन जब अल्लाह ने, देखिए एक लिमिट होती है, अल्लाह ढील देता है, लेकिन आज जिस तरीके से फ्रांस को भी ले डूबे राफेल तो डूब गया है। तो अब क्योंकि जब भी इलेक्शन हिंदुस्तान में बदकिस्मती से, और हिंदुस्तान के लोगों को अब समझ जाना चाहिए जंग सोल्यूशन नहीं, और जब आपके पास म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एबिलिटी हो, जब आपके पास न्यूक्लियर डेटरेंस हो, तो ये सब झूठ है, ये फरेब है, ये जितने भी बयानात अब दे रहे हैं। अगर ज़रा भर भी शर्म है इस मोदी में और उसकी पूरी टीम में, तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तानियों को चाहिए कि वो इसको रिजेक्ट कर दें। ये गुजरात का जो बुचर है, इसने अपने आप को, अब देखें असल इंसान, जब शेर खुदा का क्या कौल है कि जब आपको ओहदा रुतबा इक़्तिदार मिलता है तो आपकी औकात का पता चलता है। लेकिन वो बुचर अफरीदी साहब कह रहा है कि ग्रेट थिंग्स अवेट अस, उसको शर्म तो क्या ही आनी थी, वो और पंप कर रहे हैं अपनी फौजों को। मेरी बात सुने, उनके लिए मैसेज ये आपके प्रोग्राम के तवसत से कि 25 करोड़ की ज़िंदगी का मकसद ही शहादत है। ठीक है जी, पार्ट ऑफ आवर फेथ। देखिए जी, अंदाज़ा करें कि हिंदुस्तान के जवानों की माएँ कहती हैं कि जी हमें हिंदुस्तान की हुकूमत से जवाब चाहिए कि हमारे बच्चे बॉर्डर पे आगे पीछे क्यों मारे गए। पाकिस्तान की माएँ क्या कहती हैं कि और एक बेटे भी नहीं, हों तो, जितने बेटे हों तो इस मुल्क पर कुर्बान है। ये डिफरेंस है। अगली चीज़, यहाँ के वालिदैन पता करते हैं कि बेटे को पीछे से गोली लगी है या फ्रंट से लगी है। देखें बहुत सोच का फ़र्क है। तारीख उठा लें, 21-22 फॉल्ट लाइन्स है हिंदुस्तान में, लेकिन वो तो उनको याद नहीं ना रहती अफरीदी साहब। वो तो हमारे आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी नजरें रख के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं अब बात उस पे होगी पाकिस्तान के साथ, अपनी टर्म्स डिक्टेट करा रहा है वो हमें। वो जो भी कह लें, पहले दिन से बहुत कुछ कहते रहे हैं। प्रायर टू पार्टीशन उनका रोल क्या था, उस सोच का जिसकी हिंदवता सोच है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या रोल है, जिस तरीके से इस खित्ते और पूरी दुनिया को अमन को खतरा है मोदी और इस फाशिस्ट की तमाम पॉलिसी से, तो अब वक्त की ज़रूरत है कि हम कौम बने। हम एक कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ज़ाती हमारे इख्तिलाफ़ात, नज़रिए के इख्तिलाफ़ात ज़रूर हैं, लेकिन हमेशा शिफा याद रखें, मैंने जैसे कहा धरती माँ ईमान है, इसके लिए सब कुछ कुर्बान है। सही है। अब ये सपोर्ट हमने सोशल मीडिया पे भी देखी भरपूर तरीके से, पीटीआई के सोशल मीडिया टीम्स ने और फिर वॉलंटियर्स ने और फिर वो लोग जो एक्चुअली एसोसिएटेड भी नहीं थे पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के साथ, वो भी एक भरपूर तरीके से, वो आई बिलीव कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि कौम फिर बन जाती है जब भारत की बात आती है और पाकिस्तान की ज़मीन को अगर ख़तरा महसूस हो। अब एपीसी के हवाले से पीटीआई का एक मौक़िफ़ रहा है कि गवर्नमेंट को आप लोग कहते रहे कि एपीसी बुला लें। इज इट टू लेट ना हो, या अभी भी पीटीआई कहती है कि एपीसी बुलानी चाहिए? देखिए जी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ये कॉन्सेप्ट क्या है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना, मशवरा, ये सुन्नत जो है अंबिया कराम की और इमामुल अंबिया की है। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको पूरी कौम ने, अगर हम
हमने वाइट पेपर 181 सीट्स, और अगर हमें रिजर्व सारा मिला 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत इस कौम ने दी। तमाम सोबतों के, आजमाइशों के, इस्तराब से गुजरने के बाद हमारे हमसे निशान ले लिया। हमारे लीडर अभी भी अंदर हैं 2 साल से। हमारे वर्कर्स के साथ जो हुआ, कौम की माओ बहनों बेटियों के साथ जो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप कैसे बाईपास कर सकते हैं? आज पूरी कौम को यूनिफाइंग फैक्टर जो है वो अल्लाह ने इमरान खान को बनाया। आज बलोच भी उनकी बात सुनते हैं, पंजाबी भी सुनते हैं, सराइकी भी सुनते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी सुनते हैं, सिंधी भी सुनते हैं, हज़ारेवाल भी सुनते हैं, पश्तून भी सुनते हैं, कश्मीरी भी सुनते हैं, गिलगित बल्तिस्तानी भी सुनते हैं, इस्लामाबाद, जितनी कौमें, यानी आपने देखा नहीं कि अक्रॉस पाकिस्तान वो जो पहले सोच था ना कि बरादरी वाला, मसलक वाला, सुबाइयत, ये चीज़ें ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ी पॉजिटिव शिफा, जब मैं और मेरी बीवी और हमारे साथ जो कुछ हुआ, सबके साथ जो हुआ, तो बच्चे मुतनफ़र थे, दे नेवर वांटेड टू लिव। आपको पता है बाहर से अब एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई है, बच्चे जुड़ गए हैं, बच्चे उछल कूद के। और मेरे क्योंकि फौजी जवान, मैं आपको पता था मैं ईद, आप क्योंकि आपके साथ, आपकी मीडिया टीम के साथ, मैं छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाता था, बॉर्डर पे जवानों के साथ होता था। ये हमारा मान और गरूर था, है और हमेशा रहेगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँ कि इट वाज मोर और लेस अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो कुछ हुआ है, कौम जुड़ गई है। अब वक्त की ज़रूरत क्या है कि खुदा के लिए इसको जुड़े रहने दें, इक़्तिदार इसके लिए। हाँ, नंबर 1, क्या क़यामत आएगी अगर आज आप मोदी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, अगर आज पाकिस्तान के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से किसी भी लेवल पे आप मुख्तलिफ ममालिक को एंगेज कर रहे हैं, तो अपने मुल्क को पहले, घर को ठीक करना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये देखिए कौमें कब बनती हैं, मुझे बताएं कितनी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती थी अभिनंदन के ऊपर। खान ने क्या रोल प्ले किया? कलेक्टिव विजडम जब प्रिवेल करती है, उसमें अल्लाह की मदद और रहमत आती है। अब नीड ऑफ द आवर क्या है कि बलोचों को राजी किया जाए। क्या जाता है? गले लगाओ, सिंधियों को गले लगाओ, पंजाबियों को गले लगाओ, पश्तून कबाइल को गले लगाओ। ये जो कामरान मसीह है, हमने आज माइनॉरिटीज को गले लगाना है, उनके माथे चूमने हैं, उनको एहसास दिलाना है क्या माँ ने बच्चा जमा है। सलाम है उसकी अजमत को। और एवीएम जो रोल औरंगजेब साहब का और पूरी हमारी आर्म फोर्सेस का रहा है, और फिर सिविलियंस का, फिर यूथ कीबोर्ड वॉरियर्स, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो मेरा लीडर कह रहा है। असल इज्जत कौन कमाता है? आपके जवान कौमों की, माओं की और गैरत की बुनियाद होते हैं। ठीक है, वो आप, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए इस मुल्क पर तरस खाएं, इसकी बुनियादों पे तरस खाएं, इनके शुहदा पे तरस खाएं जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। इस क्या जाता है, तो खान तो पहले ही कह रहे हैं मैं अदालतों के थ्रू अपने आप को क्लियर करूंगा। लेकिन एक पॉइंट है ना, दरमियान में जो चीज़ रह गई इस इंडिया भारत पाकिस्तान की टेंशन में, एक चीज़ बड़ी खामोशी से गुजर गई, और वो था 9 मई। और 9 मई पे वो कहते हैं आप एग्रीमेंट दें और माफ़ी मांगें। आप लोगों की जानिब से जो मौक़िफ़ जाता है वो ये है कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। खान साहब भी ये कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जिसने जो गलत काम किया उसको बेशक आप सजा दे दें। तो वो जो एक डेडलॉक का पॉइंट था वो वहीं का वहीं बरकरार है। अब उससे क्या करना है? देखिए 9 मई से पहले मैं आपको बताऊं, एग्जेम्पलरी सिविल मिलिट्री रिलेशंस थे खान के, और यही जो आज फॉर्म 47 के बेनिफिशरी क्या क्या हमारे बारे में कहते थे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँ कि खान ने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, हम आपको असिस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो चीज़ आएगी हम आपके साथ खड़े होंगे। इससे ज़्यादा एक शख्स और क्या कह सकता है? और फिर खान साहब की स्टेटमेंट कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। ये तो अब ये इशू सॉल्व कैसे होगा? साथ बैठेंगे? सॉल्व बड़ापन किसकी? हर तरफ से, ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग खान साहब, एवरीवन, ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द स्टेक। इसमें देखिए, मैं और आप जिस कल्चर से, हम चारपाइयों पे जब किसी के बैठते हैं, अक्रॉस सारी कौमों की ट्रेडिशन है, वो कत्ल माफ करते हैं। माफ करने वाले बनो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत अमीर हमजा अपने चचा जिनसे उनको लाजवाल मोहब्बत थी, हिंदा को माफ कर दिया। किया, उस काले हबशी को माफ किया, मक्का फतह हुआ, अल्लाह के महबूब के साथ क्या क्या नहीं हुआ, सबको माफ कर दिया गया भाई, फॉर द सेक ऑफ दिस मदरलैंड ऑफ आवर्स। तो फिर अब ये कह सकते हैं अफरीदी साहब के पीटीआई इज सीकिंग अ पब्लिक पार्डन फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अव्वल तो हु एम आई टू डिसाइड दैट? मैं तो एक पाकिस्तानी हूं, एक खान के एक सिपाही हूं, जो भी डिसीजन होगा खान को बिठाएं, खान को एंगेज करें, ही इज मैं आपको बताऊं, उनकी जिंदगी पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पे खत्म होती है, ठीक है जी, और वो उनका ईमान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो एक मुसलमान का होना चाहिए, और अल्लाह के महबूब से जो इश्क और जुनून उनको है, जो मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट है, भैया आप उनको बिठाएं, उनको एंगेज करें, क्या जाता है आपका? तो इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? बातचीत? क्या आप लोगों की पार्टी नहीं एंगेज कर सकती उनको कि भाई खान से बात करें आप? मेरी यार सुने ना, उनकी बहनों को बड़ी मुश्किल से मिलाने दिया जाता है। पहले GHQ केस की हियरिंग होती थी तो थोड़ी बहुत मुलाकात हो जाती थी। जो भी हो रहा है, मैं कंट्रोवर्सीज नहीं क्रिएट करना चाहता, इस टाइम पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क के तमाम स्टेक मामलात हल करें कि सबको बिठाएं, सबको साथ लेके चलें। ये सस्टेनेबल नहीं है, नुकसान मुल्क का है। आप यकीन करें, एक ट्राई तो करके देख लें, और फिर आवाज दबी हुई थी, मोदी की आवाज गरज रही थी, इधर से आवाज दबी हुई थी। आवाज को दबाना नहीं है, ये मोमिन की और ईमान रखने वाली की निशानी है। अच्छा, आई बॉल टू आई बॉल। अच्छा अफरीदी साहब, आखिर में ये भी बताइए कि जुनैद अकबर साहब का क्या है इशू? मतलब ऐसा कौन सा एहतजाज है जो एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हुए नहीं प्लान हो सकता? देखिए, उनसे इस्तीफे का क्या मतलब? देखिए, मुझे अगेन या तो मेरा एक्सेस हो, ना मुझे इस चीज़ का पता है। मैं पिछले तकरीबन 4 हफ्ते सवेर, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आपने इंट्रो में कहा कि जी, मैं डिलिबरेटली अवॉइड इसलिए करता हूँ, आज आपको बताऊँ आपके तवज्जुह से, कि मैंने कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी थी। मुझे शायद खटक बार बार कह रहे थे कि आप बोलें, तो इसमें मैंने अल्फाज थे कि ये पार्टी किसी की बाप की नहीं है। तो वो उसके बाद एक जलजला आ गया, खान साहब ने मुझे बुलाया, तो खान साहब ने मुझे कहा कि आप पार्टी के सीनियर हो, आपने पार्टी को लीड करना है, और उसके काफ़ी सारे गवाह हैं, और मेरी आपसे बहुत तवक्कुआत हैं, मेरे लिए आप थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करो। तो देखें, ठीक है, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर लेवल पे, हर जगह। मेरे ऊपर अभी भी पर्चे कट रहे हैं, अभी भी। कैन यू प्ले अ रोल बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड खान साहब मुज़ाकरात? देखिए जी, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मेरी तो कोई वक़्त नहीं है, मैं काम इंसान हूँ, खान का सिपाही हूँ। खान कहेगा तो यस, आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट। खान, ओनली इफ खान अप्रूव्स। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये डिसीजन खान का है। 2 साल से जेल के अंदर हैं, बीवी के साथ क्या हो रहा है, बहनों के साथ क्या हो रहा है, एक भांजे को कितनी से 10 साल की सजा हो गई है। लेकिन खान साहब इस आइडिया को अप्रूव नहीं ना करते। आपने आजम सवाती साहब का भी सुना होगा कि मैं बातचीत कर रहा हूँ और आरिफ अलवी साहब के साथ हम जाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज करेंगे। खान साहब ने कहा मेरे बिहाफ पे मैं किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि कोई मेरे बारे में किसी और से रिहाई मांगे, बातचीत करे, नो टॉक। ये तो एक वर्जन है ना। अच्छा, मैं आजम सवाती साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, सबकी करता हूँ। क्या खान साहब ने एक कमेटी नहीं बनाई थी नेगोशिएशन के लिए? बनाई थी ना, गवर्नमेंट से बात करने के लिए बनाई थी ना। देखिए, असल चीज है क्या, जब एक बंदा जो की स्टेक होल्डर है, हमारी कोई वक़्त नहीं है, कौम इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है, आप खान के साथ बैठे ना, खान के साथ डिस्कस करें। आप खान को बाईपास करके अगर मुझसे आप डिस्कशन करेंगे तो मुझे क्या होगा, स्टेप हॉप एंड जंप, खान मुझे गडियाला जाना पड़ेगा। अच्छा खान साहब अब ये बात फिर दोबारा, ये देखिए लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से इश्यूज, मैसेज विल बी लॉस्ट इन द खान के साथ। देखिए जी, बार बार मोदी के साथ बात हो सकती है, ठीक है, खान के साथ क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल कौन सी ऐसी वजह रुकावट है? ठीक है जी, असल चीज है पाकिस्तान, लोग आते हैं चले जाते हैं, असल चीज है अल्लाह इसको ताक़यामत सलामत रखे इस धरती माँ को। और फाइनली आखिर में एक ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि खान साहब से एस्टेब्लिशमेंट अगर बातचीत डायरेक्टली करती है तो इसका ये मतलब ना समझा जाए कि खान साहब या पीटीआई दोबारा उनको सियासत में देखें जी, खींच रहे खान हैं। को इक़्तिदार चाहिए होता तो अमेरिका से भी बैठते, एब्सोल्युटली नॉट भी कहते। और जब ये हमारी अभी 2024 में
पीपल्स पार्टी ने ज़ोर लगाया बात करने का और मुख्तलिफ़ लोगों को रीच आउट किया, जिनमें से एक मैं भी था, कि आप बात करें, ब्रिजिंग रोल प्ले करें। देखिए जी, इक़्तिदार हमारा मकसद अच्छा, आपको कहा गया किसी के थ्रू, जी। इक़्तिदार हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है इस मुल्क में? रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और नया इमरानी मुआहदा। नया इमरानी मुआहदा क्यों? न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कि जी चादर और चार दीवारी को पामाल करना, किसी की इज्जत नफ्स का जनाजा निकालना, किसी को अकीर समझना। अब ये जो ड्रैकोनियन लॉज दिन ब दिन इस मुल्क में, 26th अमेंडमेंट क्या है? देखें, इस मुल्क ने फ्लरिश करना है, इस मुल्क ने कम्पीट करना था ग्लोबली। इस मुल्क की निस्बत ला इलाहा इल्लल्लाह से है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस मुल्क की 27 रमज़ान से निस्बत है। और इस मुल्क ने रोल मॉडल बनना था, जो कि इंशाअल्लाह बनेगा। सिर्फ मैं आपको इतना बताऊं शिफा, तमाम चीज़ों को साइड पे रखते हैं। इस टाइम पे माफ़ करना, गले लगाना वक्त की ज़रूरत है और सबको ये करना है। पीपल्स पार्टी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एक ज़माने में, मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या था, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सोचों के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इल्ताफ़ हुसैन के बारे में क्या था, उस वक्त MQM के बारे में क्या था, ANP के बारे में हमेशा खुदा न खास्ता उनको क्या कहा गया, अख्तर मैंगल साहब के बारे में क्या था, बजिंजो साहब के। मैं सिर्फ आपको बताऊं, वक्त की ज़रूरत है कि हम ये गदार खेलना छोड़ दें, हम ये सर्टिफिकेट्स बांटना छोड़ दें, गले लगाएं। जैसे आज मैंने कामरान मसीह का जिक्र किया है, खुदा की कसम एक नई जिद्दत, एक रूह फूंकी है इस मुल्क में। और ये रूह और ये जो नई एक सोच इंजेक्ट हुई है, ये इट इज़ फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल। ये एक वो मोमेंट्स हैं जिनको चेरिश करने की ज़रूरत है, और वो चेरिश तभी हो सकेगा जब सब मिलकर बैठेंगे, पुराने इख्तिलाफात भुलाएंगे और मुल्क को आगे लेके चलने की खातिर एक दूसरे को माफ़ करेंगे। ये शहरियार अफरीदी साहब का वर्जन है नाजरीन, और उनका ये मौक़िफ़ है। शुक्रिया शहरियार अफरीदी साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाजरीन बैठें, बात करें, इमरान खान को डायरेक्टली एंगेज करें, किसी एक के ज़रिए दूसरे के ज़रिए मैसेज जो है वो दरमियान में कहीं खो जाएगा, उनसे डायरेक्टली बात करें। ये है इस वक्त मौक़िफ़ नाजरीन। और अब प्रोग्राम में जिक्र पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में होने वाली सीज़ फायर के बाद बनने वाली सूरत हाल में पाकिस्तान की मजीद प्लानिंग का। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के बाद शिकस्त खुर्दा नरेंद्र मोदी अब जिस मूड में नज़र आ रहे हैं, उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो किसी नए मिस एडवेंचर की तैयारी में हैं और उसी को बुनियाद बनाकर वो अपनी अफवाज को तैयार रहने का इशारा भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में सीज़ फायर के मुतालबे की बाज़गश्त बुलंद होती नज़र आ रही है। इन दोनों फ्रंट्स पर हुकूमत क्या सोच रही है, और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर रेलवे हैं हनीफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहले तो तुहानू मुबारकबाद, आप गए किस हवाले से मैं दे रही हूँ? मैं हिंदुस्तान बिल्कुल मारने के हवाले से, मात देने के हवाले से, ऐसा ही है, शिकस्त देने के हवाले से मार पड़ी है उसको, वाह मार पड़ी है और पूरी कौम बड़ी खुश है। अच्छा, आप लोगों को वैसे इस हवाले से फीडबैक मिल रहा है? हल्के वक्त में लोग क्या बता रहे हैं आपको, क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी आया हूँ, एक स्कूल का फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था, बड़ा स्कूल था, बड़ा हॉल था, तकरीबन कोई पेरेंट्स होंगे कोई 1500 के करीब। आप यकीन माने, मैंने स्पीच स्कूल के एनुअल फंक्शन में गया हूँ, तो मैंने वो मूड देखा, बच्चों का, वालिदैन का जज्बा देखा, तो मैं शुरू ही वहाँ से हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग से हो गया। और इतनी क्लैपिंग थी, मैं लास्ट टाइम भी इनके फंक्शन में गया था, लास्ट ईयर भी। मैं कहता हूँ क्या सेंटीमेंट्स थे लोगों के, क्या मैंने नाम लेता जा रहा था कि हमारे शहीदों ने ये कर दिया, हमारे जवानों ने ये कर दिया, लोग छत को लग रहे थे। और यही हालत हमारी ओवरऑल पूरी पाकिस्तानी कौम की है। शिवा, एक सेकंड ज़रा बड़ी मैं जब कहता हूँ इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करें, लोग हंसना भी शुरू हो जाते हैं। हकीकतन में इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करें, मैंने लास्ट जो असेंबली में की ना अपना स्पीच, उसमें भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मुल्क की बात की, लोगों की बात की। अभी मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा थैंक यू मोदी, थैंक यू हिंदुस्तान। अब लोग सारे परेशान हो गए, ये मोदी का और हिंदुस्तान का थैंक यू बोल रहा है। उसकी बुनियादी वजह, इसने पाकिस्तान पे अटैक किया, पूरी पाकिस्तानी कौम को इंटैक्ट कर दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर दिया। ना कोई पख्तून रहा, ना पंजाबी रहा, ना बलोच रहा, ना सिंधी रहा, ना सराइकी रहा, ना कश्मीरी रहा, ना जीबी वाला रहा, और कौम जो है इकट्ठी हो गई। और पॉलिटिकल पार्टी से भी बियॉन्ड निकल गए। नेक्स्ट में वही कह, तमाम सियासी जमातें, हमारी अपोजिशन पार्टी जिसमें PTI भी शामिल थी, तमाम रिलीजियस पार्टीज, कोई रहा नहीं जो अपनी फौज के पीछे खड़ा ना हुआ हो, अपने शाहीनों के पीछे खड़ा ना हुआ। यकीन माने, अब भी जब मैं नाम ले रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि कैसे हमारे शाहीनों ने हिस्ट्री रकम की है, तारीख रकम की है।
लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि मैं वो शख्स हूँ जो बटरिंग नहीं बल्कि मेरिट की बुनियाद के ऊपर और जो उसका राइट बनता है, हक बनता है, वो मेरा लीडर हो, मेरा कोई दोस्त हो, फिर मैं उसको मार्क्स देता हूँ। जो स्पीच आर्मी चीफ की ओवरसीज़ के उसमें थी, फंक्शन में थी, कन्वेंशन में थी, आप यकीन माने उसका पूरे का पूरा प्रैक्टिकल मोदी के साथ, इस मोदी के साथ उन्होंने आजमाया है। सही है। और इतना कॉन्फिडेंट स्पीच थी अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो जज्बा ईमानी से सरशार थी। उस वक्त तो लोग देखे ना, ये कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। जब वो स्पीच कर रहे होंगे तो कई लोग शायद सामने बैठे हुए भी, मैं नहीं कहता, मैं शक नहीं करता किसी पे भी, तो सुनने वाला भी कहता होगा कि यार क्या बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है, वो दुश्मन बड़ा है। खामख्याली तो यही भारत को खुद भी थी ना कि साइज खामख्याली तो भारत को भी, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन उस पर फिर ये शेर आता है ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम। ठीक है ना जी, वो कूदे और क्या हुआ देखें, एक जहाज के जंगी जहाज के मुकाबले में हिंदुस्तान के पास सिर्फ 10 जहाज है, हमारे एक सिपाही के मुकाबले में 20 सिपाही हैं। आपको पता है इस बात का? ठीक है ना, साइज के हवाले से फिर दुनिया को बताता है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था, उसको ये था एक जिसे कहते हैं ना मकारी और फ्रेब की उससे चादर उड़ी हुई थी। उसने कहा जब पहलगाम का हुआ अटैक तो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पहलगाम बहाना है और जो हमारा इंडस ट्रीटी वाटर है वो निशाना है। ये मेरे अल्फाज, ये मैंने दिए थे अपनी कौम को। यही वजह थी जब उसने कहा ठीक है जी हम तो ये कर गुजरेंगे, और जब उसने कहा कि जी 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पे उसने इल्ज़ाम लगा दिया, ब्लेम लगा दिया, तो दुनिया ने उसको नहीं माना। ऊपर से सोने पे सुहागा हमारा जो रिस्पांस था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो कैसे, मैं अब आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करूँगा। ये नहीं कि पार्टी की बात करनी है, किसी की शख्सियत की बात, मुल्क की बात करनी है और इज्तिमाइयत की बात करनी है। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास तलब कर लिया पहलगाम के बाद। उसने कहा ना जी कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, हम मतलब कि ये जो सिंध तास ये जो अपना इंडस ट्रीटी वाटर है इसको हम ख़त्म कर देंगे, जिस पे इन्होंने 1960 में शादियाने बजाए थे जब ये एग्रीमेंट हुआ था। आपको पता है इस बात का? और वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है। हाँ। जब इन्होंने ये कहा कि हम उस पहलगाम के वाक़े के बाद हम आपका पानी बंद कर देंगे तो इजलास हुआ। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तीनों चीफ आपको पता है बैठते हैं, वज़ीर आज़म उसकी क़यादत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो इलामिया उस काउंसिल जारी हुआ वो बड़ा क्लास का था, वो पूरी कौम ने उसको एंजॉय किया और वही मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से। वो क्या था, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे ना तो हम जंग करेंगे। ये नहीं कहा कि हम जंग का इंतजार करेंगे, हम आप समझे कि जंग है। और मैंने ये कहा था, ये भी मेरे अल्फाज हैं, मैंने कहा था आप हमारा पानी बंद करेंगे हम आपका सांस बंद करेंगे, जिसपे उन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि रेल मंत्री ने ये कह दिया। जी मुझे याद आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा हाइप क्रिएट की। फिर उन्होंने कहा रेल मंत्री अपनी फैमिली के साथ लंदन चला गया। तो मंत्री साहब, अच्छा अब मंत्री साहब ये बताएं कि भारत जो है वो ये बात अब कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट होगी या मुज़ाकरात होंगे उस पर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने वैसे तो एक सजेशन ये दिया है। छोटी सी गुजारिश, जब उन्होंने कहा ना हम अटैक कर देंगे, और दूसरा जो सिक्सर था, दूसरा फिर आपका जो भी सवाल होगा, दूसरा सिक्सर ये था कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया को कि हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। दैट्स इट, खत्म बात। बस सारी दुनिया ने कहा भाई एक बंदा गया है कि हम पे इल्जाम लग रहा है तो मैं तैयार हूँ। उससे वो भाग गया, हिंदुस्तान भाग गया, तो इसके बाद हिंदुस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। बस अब आप बताएं क्या? हाँ, एक्सपोज हो गया, बिल्कुल सही है। उसके साथ इस दफा कोई भी चीज नहीं। अच्छा, क्यों नहीं रही? अच्छा, ये भी उसको शक था, सॉरी यकीन था कि जब मैं पाकिस्तान पे हमला करूंगा दुनिया मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दुनिया पागल तो नहीं है। एक तो हम सलूट पेश करते हैं चाइना को, अज़रबैजान को, टर्की को, जी दिल की अथाह गहराइयों से सलूट, ठीक है ना, जिन्होंने अल्ल ऐलान पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। और हम खलीजी ममालिक को भी, उनका भी शुक्रिया, वो भी हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन इन तीनों को मैं सलूट पेश करता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, दुनिया में जिन पे उनको एतमाद था, जिन पे हमें एतमाद था, वो तो हमारे साथ खड़े हुए, वो नहीं खड़े हुए। जिन पे उनको एतमाद, वो एतमाद इसलिए नहीं खड़े हुए कि ये झूठा था। लोग हमारे साथ इसलिए खड़े हुए कि हम सच्चे थे। वो न्यूट्रल हो गए
अब देखे ना अमेरिका ने क्या रोल अदा किया, रशिया ने क्या रोल अदा लेकिन किया। यहाँ पे अब्बासी साहब उसको ये एज जाता है कि वो न्यूट्रल उस वक्त तक रहे जब तक हमने उनको मारा नहीं था। जब हमने उनको मार पड़ाई तो फिर वो न्यूट्रल ना रह पाया, फिर उसने कहा भाई आ जाओ बदमाश को बचाने अपने। लेकिन मैं फिर इसमें कहूंगा, मैं जरा जिम्मेदारी का मुजाहरा करूंगा। अच्छा, देखिए वो डे वन से न्यूट्रल इसलिए रहे कि वो इंडिया उनको कायल ना कर सका। ठीक है, ठीक है, हाँ ये जरूर है कि हम नहीं गए सीज फायर के लिए, ठीक है, हम वो नहीं गए। खुद कहते हैं ना, जैसे उनके जो हैं स्पोक्समैन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात की तो उसने क्या कहा दुनिया को कि मैंने वज़ीर आज़म से बात की है, वो कहते हैं हमने अपने 31-33 जो लोग शहीद हैं उनका बदला लेना है। ये अमेरिकन स्पोक्समैन ने कहा, खुद कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की। मैं कहता ना तो लोग कहते देखें नहीं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है, वज़ीर आज़म की बात कर रहा है। वज़ीर आज़म ने, स्टेट्समैन ये होता है, उनका जी हम तो अपने 33 लोगों का बदला लेंगे। ठीक है, सीज़ फायर के लिए कब भागे मैं बताता हूँ। जब इन्होंने पहले मैं आपको बता दूं कि मैं दोस्त ममालिक का नाम नहीं लूँगा, पहले हिंदुस्तान ने उनको डाला। हमने कहा ठीक है, हम पुरअमन मुल्क है, ये कह दे कि हमने जो 33 लोग या 31 लोग हमारे शहीद हुए हैं, मुझसे मैंने गलती की है, मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। तो हम जो हक रखते हैं हमले का, हम अच्छा दोस्त ममालिक को यस डाला के पाकिस्तान जी से डाला। बात करो। इसी दौरान उसको डाला, इसी दौरान उन्होंने ड्रोन हमले कर दिए, मिसाइल हमले कर दिए। वो पीछे हट गए दोस्त ममालिक, ये 3 नहीं कुछ और थे, नाम नहीं लेता, ये 3 नहीं, ये 3 तो ये चाइना, अजरबैजान, तुर्की तो हमारे साथ खड़े थे ना, उन्होंने उनको वो सालसी के लिए नहीं आए थे, वो दोस्त ममालिक, वो भी हमारे करीबी दोस्त ममालिक, उनको भी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई इस वजह से कि भाई एक तरफ हमें कह रहे हैं कि सुलह कराओ, दूसरा ड्रोन हमला कर दिया। जब नूर खान एयरबेस पे इन्होंने किया तब फिर हमने क्या किया, हमने मिसाइल्स की और ड्रोन्स की बारिश की। कहाँ पे? दिल्ली पे जब हुई फिर वो टाई हो गई, और वो ऐसी टाई हुई कि पूरी हिंदुस्तानी कौम, पता है एक इस वक्त क्या कर रही है, वो मोदी का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पे है, हंगामे हो रहे हैं, और इधर पाकिस्तानी कौम क्या कर रही है, जश्न मना रही है, फतह का जश्न मना रही है। अच्छा, इसका कंपैरिजन आप कर लें, पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ी वायरल हुई है तस्वीर DGISPR की, और साथ बैठे हुए हमारे नेवी के और एयरफोर्स के ऑफिसर की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके लटके हुए मुंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए ना, फतह मेरे आंखों से भी नजर आ रही है, आपके चेहरे से भी नजर आ रही है, हम फतह याद, बॉडी लैंग्वेज शायद आज मेरी गुफ्तगू का अंदाज भी आपने देखा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अब्बासी साहब फिर 10 मई को अमेरिका की एंट्री हुई सीज फायर में, दोस्त ममालिक पीछे हट गए। हाँ, फिर वो उनकी तो सुनी नहीं गई ना, सुनी नहीं की तो बात खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने हमले कर दिए, उसके फिर पाकिस्तान ने कुट्टा इनको अच्छी तरह, देखिए ना, पहले तो हमने जो उनके 5 जंगी जहाज गिराए वो अपनी बाउंड्री में रह के, देखिए क्या कॉन्फिडेंस था शिफा, क्या कॉन्फिडेंस था हमारी फोर्सेस का कि अपनी बाउंड्री पर रह के हमने 5 जहाज गिरा दिए। एक तो जब यहाँ पे उनके आया मिसाइल तो फिर क्या कॉन्फिडेंस था कि जहाज जाता है, हमारा बच्चा, छोटा बच्चा गया अभी हमारा, छोटा बच्चा कौन सा है, JF थंडर, ठीक है, ये हमारा छोटा बच्चा है। इससे बड़ा बच्चा है हमारा मेराज, उससे बड़ा बच्चा है हमारा F-16। उन्होंने तो हिस्सा ही नहीं लिया, पता है आपको, इस पूरी जंग में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। छोटे बच्चे, हमने छोटे बच्चे से, जेट-NC भी था ना अब्बासी साहब, जो अब्बू था, वो जो मैं अब्बू नहीं कहता, मैं उसको बच्चे में गिना, अब्बू जो थे हमारे पीछे बैठे हुए थे, F-16 वगैरह, F-16 मेराज, वो थे, ठीक है। उन्होंने उनको मारा, घर जाके मारा, घुस के मारा, और मैं सदके रहूं अपने कामरान मसीह के सदके रहूं। उसका कॉन्फिडेंस देखा था, जहाज निकलता हुआ हमारी फोर्सेस का, कि उसकी वीडियो बना रहे हैं कि इसने मारना ही मारना है, जैसे होता है ना कि मतलब फतह याब होकर रिंग में उतरता है। कमाल कर दिया, ये हिस्ट्री लिखी गई है पाकिस्तान की तारीख, दुनिया की हिस्ट्री में ये जंगी जहाज़ों की जो लड़ाई है, जो पाकिस्तान फतह याब हुआ है, ये हिस्ट्री लिखी गई है, इसको मिटाने वाला कोई नहीं पैदा होगा। अब दुनिया देखेगी, और दुनिया को अब ये चीज बावर करा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, मैं कहता हूँ, मैं 1 अरब 40 करोड़ आवाम से भी मुखातब हूँ, आप भूख नंग से मुब्तला हैं, इस मोदी से जान छुड़ाएं, इस मोदी से जान अपना भला करो, खुद अपना भला करो। आपने गुर्बत कहाँ है, इसी तरह हम 25 करोड़ हैं, हम अपनी रोटी पानी का बंदोबस्त मेरा प्राइम मिनिस्टर बड़े अरसे से कर रहा है। अब पाकिस्तान ने ग्रो करना शुरू किया है, आपके सामने IMF ने ऐसे तो नहीं किस जारी कर दी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब वो जो सीज फायर वाली कहानी थी सारी, उस सीज फायर के हवाले से हम क्या इंडस वाटर ट्रीटी की शर्त को मशरूत कर सकते थे सीज फायर से कि भाई तुम बहाल करो? तीनों चीजें हैं, बहाल कराओ तो फिर हम, देखिए, एक तो न्यूट्रल वेन्यू होगा, बातचीत का न्यूट्रल वेन्यू, दूसरा आज़ाद जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, आज़ाद कश्मीर में उस पर ये बात करेंगे कि
जो यूएनओ की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक फैसला हो। और दो तीसरी चीज़ें चीज़, होगी, हाँ। ठीक है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि आप हमें बताएं क्या आपने फ्यूचर के अंदर हमारे साथ ट्रेड करनी है, नहीं करनी है, हमारे साथ बैठना है, उठना है, कैसे ट्रेड है। कैसे कैसे नहीं, कैसी रिलेशन आप चाहते ठीक है। हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि आप बलूचिस्तान से और केपीके से अपनी प्रॉक्सी वॉर को ख़त्म करें। ठीक है, टेररिज्म एक अगर तरह से हमने अगर वो उठाया है। प्रॉक्सी वॉर देखें, हम शिफा 30 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। दुश्मन ने तो पहली दफ़ा सामने आया ना, चुप के वार कर रहा था ना। आपको पता है 3700 अटैक्स करवाए हैं एक साल में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हाँ, वो बात आपकी सही है बासी साहब, लेकिन फिर जब हम ये बात करते हैं कि भारत की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बीएलए और इन सबको, वो जाहिर है पीछे से पुष्पनाही करता है, तो हमने फिर जाफर एक्सप्रेस का मामला उस शद्दोमत के साथ क्यों नहीं उठाया जिस शद्दोमत के साथ इन्होंने पहलगाम का इल्जाम नो 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 छूटते नो साथ ही हम पे लगा हमने दिया। तो सिर्फ इल्जाम नहीं लगाया ना, उन्होंने तो इल्जाम लगाया, हमने तो डोजियर दिया, जो कंसर्न जगह डोजियर दिया कि भाई हमने फिर ये देखिए, हमने 36 दहशतगर्दों मारने की वीडियो जारी की, हमने अपने 33 शहदा की जनाजे दिखाए आपको, हमने वो सेटेलाइट के ज़रिए जो कन्वर्सेशन हो रही थी इंडियन एजेंट के साथ अफगानिस्तान के अंदर, वो दुनिया को दिखाई, सुनाई, ठीक है ना। हमने तो एक डोजियर थोड़ी दिए उनके एविडेंस के, बहुत सारे दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब दुनिया ना हमें दुनिया को समझ आ गई है। दुनिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तान जो है वो तर्न वाला नहीं हो सकता। ठीक है। पाकिस्तान अब इंशाल्लाह ताला अपनी तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज है ना, उनका भी रखवाला होगा, उनका भी रखवाला होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि ऐसा ही एक दिन हम भी देखें। अब्बासी साहब ये बताएं कि अब सीज फायर का मामला तो ये हो गया, आपने कहा ये 3 कंडीशंस पे हम उनसे बात करेंगे। मोदी सरकार बहरहाल अपनी फौजों को शाबाशियां भी दे रहा है, वो कह रहा है टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने, अगला मरहला जीतोगे, और इस किस्म की ट्वीटें कर रहा है। आपको लगता है, आपका ओपिनियन है कि ये सीज फायर लंबा चलेगा, या आपको लगता है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई हो देखिए, सकती पहली है? बात तो यह है कि दुश्मन को पहली तो उसके फ्रेम में नहीं आना चाहिए, उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल तकब्बर और गुरूर नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है बहुत बड़े दुश्मन के मुकाबले में। दूसरा, जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग खुशी से कोई नहीं करता, ठीक है ना। इन्होंने तो रात के अंधेरे में जो है वो हम पे हमला किया और हमारे मासूम बच्चों को मारा है, ठीक है जी। 6 साल के बच्चे को, 5 साल के, 7 साल के बच्चों की डेड बॉडीज देखी है ना आपने, शक्लें भी, फूल थे जो खिले ही नहीं थे। हमने किनको मारा है? इनके फौजियों के परखच्चे उड़ा दिए, हमने इनके एयर बेसिस और हेडक्वार्टर्स के परखच्चे उड़ा दिए, हमने इनके जंगी जहाज़ों के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन हमने असूल को, प्रिंसिपल को सामने रखा, हमने एक सिविलियन नहीं मारा। देखे ना, इनका और हमारा क्या मुकाबला है। हम चाहते ही नहीं है जंग, हम अमन चाहते हैं। हम अपने लोगों के लिए, इनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनके लिए हम खड़ा होना चाहते हैं। हमारा इसका टेक ऑफ का वक्त है, ठीक है। और इसी तरह मैं कहता हूँ 1 अरब 40 करोड़ लोगों को कि खुदा के लिए आप इस मोदी बुच्चड़, गुजरात के बुच्चड़ से जान छुड़ाएं। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो आपके लिए तबाह बर्बादी का। आपको ऐसा लगता है, एक तो आपने कहा ना कि दुश्मन के फरेब में नहीं आना चाहिए, फरेब में ना आना चाहिए से मुराद फिर ये है कि हो सकता है कि वो कोई ऐसी कार्रवाई। देखिए, पहली बात ये कि पहली जो उसने किया तो हम तैयार थे, दूसरा जब करेंगे हम इससे ज़्यादा तैयार होंगे। हमारा तो अभी यूएनओ की रूल्स के मुताबिक हमारा अभी राइट जो है रिजर्व है, ठीक है ना। उसके मुताबिक जब आपको हमलावर हो तो आप हम अटैक कर सकते हैं अपने डिफेंस में, ठीक है ना जी। तो हमने तो अभी किए ही नहीं, अभी तो हमने डिफेंस किया सिर्फ। आपने मिसाइल बरसाए, ड्रोन बरसाए, हमने जाके आपके घर में मारा, ठीक है ना जी। उससे पहले आपने जहाज़ों के जरिए डराने की कोशिश की, मेरे शाहीनों ने आपको अपनी बाउंड्री में रह के मारा। हम बहुत मारेंगे, मैं आपको यकीन माने उस अल्लाह ताला के फजल करम से। अब तो हमने एहतियात इसलिए की है कि हम जिम्मेदार मुल्क हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जंग हमारा मसले का हल नहीं है। और 1 अरब 40 करोड़ लोग जो हैं वो अब मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे, उससे वैसे भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, ठीक है। वो कई जुनूनी तो है ना उनके अंदर जो कहते हैं जंग, वो जंग के दौरान तो भाग जाते थे, सही है, बिल्कुल ठीक है, हाँ। वो भागे। हमारा नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ तो हमारे लोग, मेरे हल्के के लोग थे, वो सारे नूर खान एयरबेस की तरफ भाग गए। ऐसा वो तो चल पड़े, आपने मंजर देखा होगा। हाँ जी, सब जमा हो गए वहां पे, नारे लग रहे हैं भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के, फौज जिंदाबाद के नारे। जंग जो है वो किसी मुल्क के लिए बेहतर नहीं, ऐसा ही है।
अच्छा, अब अब्बासी साहब, एक और सीज फायर है जो कि आप लोगों को करने को कहा जा रहा है, उसको आप रिक्वेस्ट समझ लें दूसरी जमात का, या आप लोग उनकी ख्वाहिश समझ लें, या शर्त समझ लें, जो मर्जी समझ लें। अब पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि अगर मोदी के साथ बात हो सकती है, बैठ सकते हैं, उनको इतना कुछ करने के बावजूद एक वे दिया जा रहा है कि भाई बैठ के डिस्कशन कर लें, तो फिर वाई नॉट विद पीटीआई? यही अच्छा, मैंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन मजबूरन मुझे कुछ हकायक कहने पड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ ऐसे बदबख्त थे पाकिस्तान के अंदर, चंद लोग। मैं कल परसों पोलो ग्राउंड जिस दिन हम जीते, यानी सीज फायर के लिए इंडिया ने, तो 10 मई के बाद, हाँ, तो मैं विदाउट ना वो मेरा दिल किया कि मेरे पास एक प्रोग्राम में जाना था, तो उन्होंने एट द लेमन तार कहा कि नहीं 7:30 बजे आए। अच्छा, मैंने कहा 1 घंटे का मेरे पास है विंडो, तो मैंने शलवार कमीज के नीचे ना स्केचर पहन के तो पोलो ग्राउंड पहुंच गया। नीचे उतरा तो लोगों ने कहा बादशाह मुबारक हो, मुबारक। तो एक बदबख्त था उसमें, वो हमारा केयर टेकर मिनिस्टर भी रहा है, तो मुझे कहता है शुक्र है जंग बंद होगी, यानी तंजन उसने बात की, अगर जंग बंद ना होती तो शायद हमें कोई नुकसान हो जाता। एक आध पाकिस्तानी ऐसा भी था 25 करोड़ में। मैंने जवाब फिर ऐसा दिया, शिफा के पूरे पोलो ग्राउंड ने सुना, वो यहाँ मैं दे नहीं सकता। ठीक है, हाँ, नहीं फिर अच्छी जिसे कहते हैं, मैंने उसकी तसल्ली करवाई। देखिए, कहने से मुराद आपने पीटीआई का नाम लिया। बाजी ने तो कहा था कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो हम मोदी से डर जाएंगे और छुप जाएंगे और हम उसके थप्पड़ खाएंगे। ये कहा नहीं बाजी, अलीमा बाजी ने कहा ना, ठीक है। नहीं, हमने सबके इरादे खाक में मिला दिए। मोदी ने वो काम किया, अभी तक वो काम नहीं किया जो पीटीआई ने 9 मई में किया। अभी तक मोदी वहाँ नहीं पहुँच सका। मोदी ने हमारे बंदे मारे हैं बासी साहब। देखिए नहीं, मोदी हमारे जीएचक्यू में और हमारे कोर कमांडर को तो नहीं आग लगा सका, हमारे जीएचक्यू पे तो नहीं चढ़ तोड़ा, तो इसलिए हमारे मुजस्समों को तो नहीं तोड़ सका, हमारे शहदा के मुजस्समों को तो नहीं तोड़ सका। आज आप अपने उन जवानों को जो इस वार में भी शहीद हुए हैं उसका बदला दे सकती हैं? मैं दे सकता हूँ। मेरे पे जितना जुल्म हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं खुदा की कसम, मैं अपने जवानों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। ठीक है, हर बंदे को लगी होती है, मुझे भी लगी होगी शायद। लेकिन अदरवाइज तो अब्बासी साहब, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो नाम लिया कि पीटीआई ने बहुत सपोर्ट किया है और सोशल मीडिया पे बड़ा भरपूर कैंपेन में सोशल मीडिया पे ना सोशल मीडिया पे कोई उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। नेशनल असेंबली में तो किया ना। नहीं, नेशनल, मुझे नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जी, मैं भी पाकिस्तान। देखिए, मैं किसी के दिल में तो नहीं गया हुआ, ठीक है, लेकिन जो रेजोल्यूशंस उन्होंने पाकिस्तान के साथ पास की हैं, नेशनल संसारों में हमारे साथ वो खड़े रहे हैं। लेकिन आप देखें ना, कुछ जब मौलाना साहब भी आप लोगों के साथ नहीं थे, सारे हमारे साथ खड़े रहे हैं। लेकिन कहने से मुराद ये है, कुछ इसी में से टूटे हुए, इसी घर में से आवारा बच्चे जो हैं वो इस पाकिस्तान से भागे हुए हैं ना। अच्छा, आवारों को छोड़ें ना, आवारों को छोड़ें जो फिलहाल इधर हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मेन पोजीशन होल्डर्स हैं, जो बात करते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे हैं कि खान साहब की अपनी ट्वीट जो आई है उसमें भी मोदी को बड़ी चपेड़े मारी हैं उन्होंने। तो जो एक मेन स्ट्रेटजी जहां से निकलती है, वो तो अडयाला है ना। चपेड़े मारने से 10 साल पहले वाला जो कत्ल है वो माफ तो नहीं हो जाता किसी को चपेड़े? तो यानी कि नो सीज फायर अभी तो नहीं, अदालतों का मसला। हाँ, नहीं, वो तो अदालतों का मसला है, वो तो वो भी कहते हैं कि हमें अदालतों से रिहाई। तो हमने क्या कहना है? हमने फांसी लगानी है किसी को? लेकिन बैठ नहीं सकते आप लोग साथ इकट्ठे इस पॉइंट पे। हमने बैठना है, अदालतों ने जब क्लियर करेंगे तो फिर ही है ना, फिर ही बैठेंगे ना। मेरा मुकदमा झूठा था, सच्चा था, जब क्लियर हुआ तो मैंने इलेक्शन लड़ा। ठीक है ना, तो जब आप क्लियर होंगे अदालतों से तो फिर आपसे बात उस चीज का सोचा जा सकता है। सही है, मतलब इस मौके को हम एक सियासी सीज फायर के लिए यूज नहीं कर सकते कि कौम ऑलरेडी इकट्ठी है। आप देखें ना, मेरी बात सुनिए, कि कौम मिसाल के तौर पे अगर अब हर बात पे अगर मैं ये कहूँ कि जी मेरे लिए ये करेंगे तो फिर मैं ये करूँगा पाकिस्तान के लिए, तो ये तो पाकिस्तानियत ना हुई। जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है तो फिर मेरे पे अगर जबर है, जुल्म है, जो भी है, मैं पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हनीफ अब्बासी साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद, रेल मंत्री पाकिस्तान के नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और आपने इनकी बातचीत सुनी। इन्होंने पूरी एक कहानी भी हमें सुनाई कि किस तरह से भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान के क्या क्या एजेंडा आइटम्स हैं जो कि पाकिस्तान ने अपनी जानिब से रखे हैं मज़ाकरात के लिए बतौर शराइत। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दोस्त ममालिक ऐसे थे जिन्होंने सालसी कराने की या सीज़ फायर कराने की कोशिश की भारत के कहने पर, लेकिन बीच में भारत ने पाकिस्तान पर हमले कर दिए और उसके बाद फिर हुआ ये कि वो दोस्त ममालिक भी पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने भारत को अनरिलायबल फरीक एक तरह से समझ लिया। अब और पीटीआई के साथ बहरहाल सीज फायर की कोई कहानी इस वक्त नहीं है। अदालतों से सजाएं हो जाएं, अदालतों से बरी हो जाएं, उसके बाद फिर हम साथ टेबल पे बैठ जाएंगे। ये बात आपने सुनी है। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।